वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया है। क्या करा गया है? नेपाल के मुख्य न्यायाधीश जो थे उन पर अभी महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया गया है। तो क्या रहा है आखिर में इनको हटाने का कारण? ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, है ना। राणा करके इनका नाम था और इन पर जो है अभी महाभियोग चलाकर इन्हें हटा दिया गया है। कारण क्या रहा पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। और क्या ये फर्स्ट बार हुआ है कि नेपाल में इन पर महाभियोग लगाकर इनको हटाया गया है या पहले भी हो चुका है, पूरा जानने वाले हैं। साथ में हमारे यहाँ पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस तरीके से, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? यदि कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता या कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चोलेंद्र शमशेर राणा इनका नाम है और नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें जो है हाल ही में महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा और 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश ये बन चुके हैं अभी। ठीक है, 2 पॉइंटों को याद रखिएगा। पहला, चोलेंद्र शमशेर राणा पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश के मुख्य न्यायाधीश पर जिनका नाम चोलेंद्र शमशेर राणा था, इन पर महाभियोग लगाकर इनको जो है हटाया गया है। तो ये नेपाल के हैं और अभी महाभियोग की प्रक्रिया जो है यहाँ पर एक थोड़ी सी सिंपल भी है काफ़ी, मतलब जितनी डिफिकल्ट होनी चाहिए उतनी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमारे में होता है ना कि 100% चाहिए, मतलब 50% राज्यसभा का होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना। तो 7 साल के अंदर का डेटा यहाँ पर बताया गया है कि भैया 7 साल में जो है महाभियोग का सामना करने वाले देश के मुख्य जो है ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो है बन चुके हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्सों को आप याद रखेगा। अब बात आती है कि इन्होंने तो रिटायर, ये इन पर तो महाभियोग चलाकर इन्हें हटा दिया गया है, तो सर इनकी जगह कौन आए हैं? तो देखिए, चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? निलंबन के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है दीपक कार्की। याद रखिएगा नाम इनका, दीपक कार्की। दीपक कार्की, दीपक कार्की पर क्या करा गया? दीपक कार्की ने उनका पद संभाला है। ठीक है, वही नेपाल की संसद के 98 सांसदों ने, क्या कहा जा रहा है कि नेपाल की संसद के 98 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर 98 सांसदों ने इनके प्रस्ताव पर जो है चीज़ों को मतलब हस्ताक्षर करे हैं कि भैया हाँ इन पर महाभियोग लगाया जाए और इनको फिर हटाया जाए, क्योंकि क्या होता है किसी भी व्यक्ति को हटाया अगर जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उसको भी हटाने की प्रक्रिया कुछ इसी तरीके से, अगर उसका कार्यकाल खत्म नहीं होता है या वो अपने जो है, और महाभियोग लगाने का कारण अगर इंडिया में बात करें तो अपना काम ढंग से ना करना, चीज़ों की सुनवाई ना सुनना या लोगों की परेशानी को ना देखना, है ना, जो भी सांसद होते हैं उनकी, तो तभी ये चलाया जाता है। तो यहाँ पर तो 98 सांसदों ने साइन कर दी, तो जाहिर सी बात है इन पर महाभियोग चलाना एक कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये मान लीजिए केवल 2% लोग थे जिन्होंने नहीं करे, बाकी 98 सांसदों ने तो कर ही दिया यहाँ पर। क्लियर है ना। तो इस प्रस्ताव पर इन्होंने जैसे ही हस्ताक्षर किए, उसके बाद क्या हुआ? संसद जो संसद है, संसद देश की कांग्रेस पार्टी और माओवादियों और एकीकृत समाजवादी पार्टी के हैं। ठीक है, ये सांसद देश की जो है कांग्रेस पार्टी के हैं, यहाँ पर माओवादियों और एकीकृत समाजवादी पार्टी के हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान विपक्ष दल इस समय बनी हुई है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये 98 सांसदों के सिग्नेचर हुए हैं, इसमें से जो कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान में विपक्ष दल बनी हुई है यहाँ पर, बाकी कांग्रेस पार्टी हो गई और माओवादियों जो है वादियों है, और साथ में एकीकृत समाजवादी है, इन सबकी यहाँ पर पार्टी चल रही है इस समय। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ गए हो? तो ये मैंने आपको सभी बता दिया कि चीफ ऑफ जस्टिस राणा की जगह किसको रखा गया है, साथ में कितने सांसदों ने इस पर सिग्नेचर करे, कौन सी पार्टी विपक्ष में खड़ी है, तीनों पॉइंट्सों को आपको याद रखना है। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है थोड़ा सा नेपाल के पृष्ठभूमि पर। नेपाल की पृष्ठभूमि क्या कहती है, क्लियर रूप से सुनिएगा। नेपाल में बार बार महाभियोग मुख्य रूप से राजनीतिक मतभेद के कारण होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करेगी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए कि भैया नेपाल में बार बार महाभियोग आखिर में क्यों चलाया जाता है, क्या कारण है महाभियोग चलाने का यहाँ पर। जबकि कि जब आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए न्यायाधीश बनाते हैं या किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वो व्यक्ति आप उसको बिना सोचे समझे इस पद पर बैठा रहे हो। भाई न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश आप बना रहे हैं तो एजुकेटेड पीपल है, यानी कि एजुकेटेड बंदा है वो, और उस पर फिर आप ऐसे फिर महाभियोग लगाकर, क्योंकि महाभियोग तो तभी लगाया जा सकता है जब वो व्यक्ति अपना काम ढंग से ना कर रहा हो, है ना, है ना। तो ऐसा क्यों?
तो देखिए बार बार महाभियोग मुख्य रूप से राजनीतिक मतभेद के कारण होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, राजनीतिक मतभेद के कारण होता है। अब नेपाल की न्यायपालिका लंबे समय से राजनीतिक दलों के प्रभाव में है, ठीक है। क्या है कि न्यायपालिका जो है नेपाल की, वो लंबे समय से राजनीतिक दलों के प्रभाव में है। महाभियोग पारित करने वाले 3 पक्ष अब तक विभाजित थे, लेकिन विभाजित मतलब अलग अलग थे। जिन्होंने इन पर महाभियोग लगाया ना, वो तीनों अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है, कांग्रेस पार्टी, माओवादियों और एकीकृत जो समाजवादी पार्टी है, वो अभी तक यहाँ पर अलग अलग थे। लेकिन सडनली इन लोगों ने क्या करा, लेकिन वह अचानक मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए एक साथ आ गए। अब जाहिर सी बात है, जब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है, पॉइंट जो बनेगा, मतलब जो सांसद बनेंगे वो ज़्यादा इन्हीं के बनेंगे, क्योंकि और ज़्यादातर जितने सांसद होंगे और जितने पर ज़्यादा सिग्नेचर होंगे, यानी कि सबको प्रॉब्लम है इनसे। तो इसी के कारण यहाँ पर राजनीतिक मतभेद के कारण यही हुआ कि इन पर एक बार फिर जो है महाभियोग लगा के यहाँ के न्यायाधीश को, राणा जी को जो है हटा दिया गया, ठीक है। महाभियोग के बारे में नेपाल का संविधान क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद मैं आपको अपने भारत के संविधान के बारे में बताने वाला हूँ। तो महाभियोग के बारे में नेपाल का संविधान क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करने के लिए सदन की कुल संख्या का 25% वोट प्राप्तीय है, बहुत कम है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर मुख्य न्यायाधीश को निलंबित करना है तो सदन की कुल संख्या में 25% की वोटिंग चाहिए बस। यह कमजोर मानदंड मुख्य न्यायाधीश पर बार बार महाभियोग चलाने का मुख्य कारण है। बहुत कम है ये, 25%। मतलब आप 100 बंदों को खड़े करिए और 100 में से 25 बंदों को बस आपको क्या करना है, आपको उनको हाँ करवानी है। 25 बंदों ने हाँ कर दी, जो है मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर हटा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ की जो न्यायपालिका है वो लंबे समय से राजनीतिक दलों के प्रभाव में चल रही है, तो जैसी बात है कोई टिकना भी नहीं चाहेगा इस पद पे, ठीक है ना। अन्य लोकतंत्रों में संसद एक समिति बनती है, भाई जाहिर सी बात है, हमारी बात कर लीजिए अपने देश की, वहाँ भी एक ऐसी प्रक्रिया है। अन्य लोकतंत्रों में कहा भी जा रहा है कि संसद एक समिति बनाती है। यह समिति मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो है दर्ज आरोपों की जांच करती है, उसके बाद सिग्नेचर होते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है, तब होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनकी नियुक्ति नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। नेपाल की न्यायिक शाखा में प्रमुख है, ठीक है। वही नेपाल की न्यायिक प्रणाली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरह नेपाल के मुख्य न्यायाधीश को भी इच्छा से विभिन्न पीठों का मामलों का आवंटित करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो जैसे भारत के अंदर है, वहाँ भी इनके पास शक्ति कुछ इसी तरीके से है, लेकिन महाभियोग लगाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, ठीक। राणा से जुड़े हुए कुछ विवाद भी इनके सामने आ रहे थे। वो कौन कौन से थे? तो नवंबर 2021 में राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज हड़ताल पर चले गए। उनके अनुसार राणा केवल विशिष्ट पीठों का मामलों में आवंटित कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब कुछ ही मुद्दों पर ये ध्यान को एकत्रित कर रहे थे अपने, बाकी ध्यानों पर नहीं दे रहे थे, ये इनके तरफ से कहा जा रहा है। मतलब राणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जज हड़ताल पर चले गए थे। महत्वपूर्ण रणनीति मामलों को छोड़ रहे थे, समझ रहे। इनका ये कहना है कि महत्वपूर्ण जो राजनीति मामले थे उनको छोड़ रहे थे। इससे राणा ने मुकदमों का आवंटन किया की व्यवस्था बदल दी। उन्हें जो है इच्छा रूप से जो है मामलों का आवंटित करने के लिए लॉटरी प्रणाली लाई, ठीक है ना। मतलब अपना काम जो है, जिस हिसाब से इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से विवाद में थे, ये थे कि ये अपना काम नहीं कर रहे थे। मतलब राजनीतिक जो इनका काम होता है वो चीज़ों को ये नहीं कर रहे थे, बाकी अन्य कार्य को कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इन पर महाभियोग लगाया गया और इनको हटा दिया गया। अब बात आती है, थोड़ा सा भारत के बारे में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। देखिए, भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। हर देश में सेम चलता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। किसके बारे में? महाभियोग लगाने के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ जो है तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता जो है साबित हो गया हो, असमता साबित हो गया हो तब। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के जो है दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर, और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के जो है सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले या खारिज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच करवाई जाती है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था। और जब आरोपी की जांच हो जाती है, उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और एक जो है एक प्रमुख व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही माने उनको रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ और हाई कोर्ट के जज के साथ। और ये जब पूरी जांच कर लेते हैं, उसके बाद महाभियोग चलाया जाता है। तो हमारे देश में जो प्रक्रिया है वो थोड़ी इस तरीके से। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा गाइस। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए जो है ना वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।